नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे कॉलेज अध्यापक व कोविड-19, यूरोप में बाढ़ और बाढ़ प्रबंधन, मानव तस्करी रोधी विधेयक 2021 की आवश्यकता, कोविड-19 और पर्यटन क्षेत्र, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना तथा प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। यह है पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में एजुकेशन यानी शिक्षा क्षेत्र से है। यह संदर्भित है कॉलेज अध्यापक व कोविड-19 की स्थिति से। पिछले 2 वर्षों से हम कोविड-19 के प्रभाव को दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में देख रहे हैं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में भी हम इसके प्रभाव को देख सकते हैं। हालांकि यदि हम शिक्षा पर इसके प्रभाव की बात करें तो शिक्षा पर इसका प्रभाव इतना अधिक नकारात्मक रूप में नजर नहीं आता है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र के ऑनलाइन प्रारंभ होने के चलते अनेक स्कूल और कॉलेज अपने राजस्व को बना पाने में सफल रहे हैं। हालांकि इसकी तुलना में कई सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से सरकारी क्षेत्रों की तुलना में निजी क्षेत्रों में पढ़ाने वाले अनेक कॉलेज टीचर्स पर इसका हानिकारक प्रभाव देखा गया है। हाल ही में इसके संदर्भ में एक सर्वे किया गया और इस सर्वे के माध्यम से इस बात को सामने लाया गया है कि किस प्रकार से निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कॉलेज टीचर्स पर कोरोना का प्रभाव नकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। न केवल उनके वेतन में कमी की गई है, साथ ही साथ उनको किसी प्रकार की सांविधिक सहायता भी नहीं दी जा रही है। सर्वे में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से अधिकांश टीचर्स को भारत में 7वें वेतन आयोग द्वारा निश्चित किए गए मासिक वेतन की तुलना में 1/3 से भी कम वेतन प्राप्त हो रहा है और उन्हें वैधानिक रूप से स्वीकृत पेड लीव्स और सामाजिक सुरक्षा उपायों के विविध प्रावधानों के तहत जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि का लाभ प्राप्त होता था, वह भी उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से तमिलनाडु में 13 से 26 जून 2021 की अवधि में एक सर्वे किया गया था, जिसमें 194 असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रश्नों को पूछा गया, जिनका संबंध प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने से था। उन 194 में से लगभग 72% ने स्वीकार किया कि उनको जो वेतन प्राप्त हो रहा है वह 25,000 से कम वेतन है और उनमें से 5% को तो मिलने वाला वेतन 10,000 से भी कम देखा गया था। जबकि यदि हम 7वें वेतन आयोग के अनुसार एक असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रारंभिक वेतन की बात करें तो वह मासिक आधार पर 76,000 से अधिक देखा जाता है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा और उनको 25,000 और 10,000 तक वेतन दिया जा रहा है। कोरोना काल में तो यह देखा गया है कि किस प्रकार से कॉलेजों ने अपने खर्च को कम किया है, बावजूद इसके बहुत सारे शिक्षकों के वेतन में कमी की गई है और उनमें से अनेक शिक्षक तो कई महीनों से वेतन प्राप्त नहीं कर पाए हैं। भारत द्वारा मुख्य रूप से 1991 और उसके बाद से जिस प्रकार से शिक्षा का निजीकरण किया गया है, उसके संदर्भ में इन रिपोर्टों की प्रासंगिकता को हम समझ सकते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वे रिपोर्ट 2020 भी इस बात को बताती है कि किस तरीके से हमारे देश में निजी कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है और 2020 के सर्वे के अनुसार देश के कुल कॉलेजों में लगभग 65% प्राइवेट कॉलेज ही हैं। तमिलनाडु जैसे राज्यों में तो इनकी संख्या 77% से अधिक है और निजीकरण को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद यदि शिक्षकों की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो ये काफी चिंता का विषय है। कोरोना काल में शिक्षा को ऑनलाइन किया गया है, लेकिन सर्वे में यह भी देखा गया कि शिक्षा को ऑनलाइन किए जाने के संदर्भ में होने वाले खर्च को अध्यापकों द्वारा ही वहन किया गया है और कॉलेजों ने इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की पहल को नहीं किया है। ऑनलाइन शिक्षा होने के बाद कॉलेजों का खर्च जिस प्रकार से कम हुआ है, उसके अनुपात में शिक्षकों के वेतन को यदि बढ़ाया नहीं गया है तो इसके संदर्भ में निश्चित ही कुछ प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि हमें ये कोशिश करनी होगी कि सरकारी क्षेत्र के समान ही निजी क्षेत्र में कार्यरत कॉलेजों में भी यूजीसी और 7वें वेतन आयोग के मानकों के अनुरूप हम वेतन मान को निर्धारित कर सकें और साथ ही साथ उनको अन्य प्रकार के सामाजिक लाभ जैसे कर्मचारी राज्य बीमा योजना संबंधी लाभों को भी सुनिश्चित किए जाने के संदर्भ में प्रयासों को करना होगा। इसके संदर्भ में हमें वैधानिक प्रावधानों को भी अपनाना होगा, जिसके तहत तमिलनाडु जैसे राज्यों में निजी कॉलेज का विनियमन किए जाने के संदर्भ में 1976 में जो
विनियमन अधिनियम बनाया गया था उसको बेहतर तरीके से लागू करने का प्रयास करना होगा, ताकि सरकारों के द्वारा निजी क्षेत्रों में भी टीचर्स को वैधानिक आधार पर भुगतान को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा सके। और इस तरीके से हम इसके संदर्भ में कोरोना से शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों के अध्यापकों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से है। यह संदर्भित है यूरोप में बाढ़ और बाढ़ प्रबंधन के विषय से। हाल ही में यूरोप के अनेक देशों जैसे कि जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड में अति वर्षा के चलते बाढ़ की स्थिति देखी गई है और जर्मनी में तो इसके चलते 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। बाढ़ का जो प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो ये है कि 24 घंटे के भीतर वहां पे अत्यधिक मात्रा में वर्षा देखी गई, जिससे नदी और जल क्षेत्रों में अत्यधिक जल भर गया, जिससे आगे चलकर बाढ़ की स्थितियों का सामना उन देशों को करना पड़ रहा है। हाल के समय में अलग अलग देशों में इस प्रकार की शहरी बाढ़ आदि देखी गई है, वह काफी चिंता का विषय है। और जर्मनी आदि देशों का तो ये कहना है कि यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के चलते ही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के चलते हम तापमान वृद्धि की घटना को देखते हैं और जब तापमान वृद्धि होती है तो इसके चलते अत्यधिक मात्रा में जल भी वाष्पित होता है। जल की वाष्पित होने की मात्रा बढ़ने से हवा में नमी बढ़ती है, जो अंततः वर्षा की मात्रा को बढ़ा पाने में सक्षम हो जाती है और एक ही क्षेत्र में कम समय में अत्यधिक वर्षा को हम देखते हैं। इस प्रकार की अत्यधिक वर्षा के उदाहरणों को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही आधारों पर देख सकते हैं, जिसके तहत 2018 में केरल में अगस्त के महीने में देखा गया। आवश्यकता इस बात की है कि हम इससे सीख लें और सीख लेते हुए ही हमें कुछ उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके तहत वर्तमान में अनेक विद्वान नीदरलैंड के मॉडल को बाढ़ प्रबंधन के संदर्भ में अपनाने की बात कर रहे हैं, जिसके तहत नीदरलैंड के द्वारा इस यूरोपीय बाढ़ का सामना बेहतर ढंग से किया गया है और उसने इस बाढ़ का सामना किए जाने के संदर्भ में न केवल पारंपरिक साधनों को अपनाया, साथ ही साथ बाढ़ से बचने के संदर्भ में प्रकृति अनुकूल तरीकों को भी अपनाया है। पारंपरिक साधनों के तहत उसके द्वारा बांध, दीवार और गेट आदि बनाकर बाढ़ सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया और प्रकृति अनुकूल तरीकों के तहत उसने प्रकृति के साथ जीने के तरीकों को अपनाया है। इसके तहत जल के साथ निवास करना, प्रकृति के साथ निर्माण करना और नदियों को रास्ता दिए जाने पर बल दिया गया है, जिसको हमें भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से नदियों में जब अत्यधिक मात्रा में जल देखा जाता है तो उसके बहाव को सुनिश्चित करने के लिए उनको गहरा किया जाता है। साथ ही साथ जो बाढ़ से प्रवण क्षेत्र होते हैं, जहां पे बाढ़ की संभावनाएं आदि बनी रहती हैं, वहां के होने वाले मानव हस्तक्षेप को भी दूर किए जाने के प्रयासों को किया गया है। साथ ही साथ नदी को गहरा करने के साथ ही जल की निकासी के लिए वैकल्पिक जल मार्ग और चैनलों का निर्माण किया गया है, ताकि हम जल के साथ रहते हुए अपना प्रकृति के साथ निर्माण को बल दे सकें और साथ ही साथ नदियों में प्राकृतिक आधार पर जल बहाव को भी सुनिश्चित कर सकें। यदि हम इस प्रकार के प्रयासों को भारत में भी अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम इसके संदर्भ में बेहतर प्रयासों को कर सकते हैं। विशेष रूप से भारत जैसे देशों में तो इसकी काफी आवश्यकता है, क्योंकि भारत में औसतन प्रति वर्ष लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वह बाढ़ से ग्रसित हो जाती है और इसके चलते हर साल भारत को फसल, घरों और पब्लिक यातायात आदि के रूप में 1805 करोड़ आदि की हानि झेलनी पड़ती है। इसके चलते 1600 लोगों की दुखद मृत्यु भी देखी जाती है। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लाल रंग के क्षेत्र हैं वो भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को ही दर्शाता है और यह एक ऐसी समस्या है जो उत्तर भारत को प्रभावित करने के साथ ही पूर्वोत्तर भारत को भी प्रभावित करती है और साथ ही साथ इसका प्रभाव पश्चिम भारत के साथ ही दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी देखा जाता है। हालांकि हाल के समय में नदी प्रवण क्षेत्रों के साथ ही अनेक शहरों में भी बाढ़ की घटनाएं देखी जा रही हैं, जिसको
ध्यान में रखते हुए कुछ निवारण उपायों को हमें अपनाना होगा। यदि हम इसके संदर्भ में एक बाढ़ प्रबंधन योजना बनाएं, तो हमें इसके संदर्भ में आपदा की तैयारी की योजना बनाते समय एक ऐसी बाढ़ प्रबंधन योजना को अपनाना होगा जिसके तहत हमें आधुनिक उपायों को अपनाने के साथ ही प्रकृति अनुकूल तरीकों को भी अपनाने पर बल देना होगा। जैसे कि हम स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़ के संदर्भ में जो सुभेद क्षेत्र हैं उनका मानचित्रण कर सकते हैं, जिसे हम हॉट स्पॉट मानचित्रण के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ जल के माध्यम से होने वाले रिसाव और कटाव को रोकने के लिए हम नदी जल क्षेत्र का प्रबंधन और विनियमन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि अत्यधिक वर्षा के चलते बांध अथवा जलाशय के टूटने की संभावनाएं देखने को आती हैं, तो इसके लिए हम जलाशयों को टूटने और बांधों से आपातकालीन पानी को छोड़ने जैसी घटनाओं की तैयारी के लिए हम नदी के बाढ़ की मॉडलिंग कर सकते हैं, जिसके तहत हम नदी के बाढ़ की स्थिति में पहले से ही अनुमान लगाकर उसके अनुरूप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए यह बेहद जरूरी है कि हम उपग्रह से प्राप्त की जाने वाली तस्वीरों पर भरोसा करें और इसके संदर्भ में भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसी तकनीकों का प्रयोग करते हुए एक उन्नत प्रकार की बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास करें। यदि हम बाढ़ से पहले ही इस प्रकार की बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास करवाने में सक्षम होते हैं, तो निश्चित ही हम बाढ़ प्रबंधन योजना को एक बेहतर आयाम दे सकते हैं। इसके संदर्भ में हमें एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है, जिसमें हम इसमें हार्ड इंजीनियरिंग समाधानों के साथ ही पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ सॉफ्ट समाधानों को भी शामिल कर सकते हैं। हार्ड इंजीनियरिंग समाधानों की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम विविध प्रकार के सिविल इंजीनियरिंग निर्माण के उपायों को अपनाते हैं, जिसके तहत बाढ़ से बचने के लिए हम बांध के निर्माण, पुलिया के निर्माण के साथ ही नदियों के जल को छोड़े जाने के संदर्भ में विविध प्रकार के बाह्य मार्ग यानी चैनलों को चौड़ा करने और गहरा करने पर बल देते हैं। और साथ ही साथ जब नदी का बहाव देखा जाता है, तो इसके अत्यधिक पानी के बहाव के समय को बढ़ाने के लिए हम उस पानी को स्टोर और डाइवर्ट करने के लिए विविध प्रकार के डाइवर्जन चैनलों का भी निर्माण करते हैं। हालांकि वर्तमान में हमें पारिस्थितिकी रूप से कुछ टिकाऊ सॉफ्ट समाधानों को भी अपनाने की जरूरत है, जिसके तहत मानव द्वारा ये कोशिश की जानी चाहिए कि जो नदी का क्षेत्र है उसको बहाल करके रखा जाए, उसका बेहतर प्रबंधन किया जा सके और नदी चैनलों में हम वनीकरण जैसे समाधानों को अपना सकें। क्योंकि वनीकरण जैसे समाधान वर्षा जल को बनाकर रखते हैं और नदी जल के बाह्य आगमन को कम कर पाने की स्थिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम इस प्रकार के बाढ़ के प्रबंधन का एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो इसमें हमें उस पैटर्न को भी समझना होगा जो भारत में मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों में मानसून के काल के दौरान प्रदर्शित होते हैं। प्रत्येक नदी का हमें इसके संदर्भ में समझना होगा कि उनका जो व्यवहार होता है वह उस समय की पारिस्थितिकी और भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करता है, और यदि हम उसको समझ पाते हैं तो निश्चित ही हम इसके संदर्भ में एक टिकाऊ प्रकार का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। और इस प्रकार के एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने से भारत में बाढ़ प्रबंधन के संदर्भ में बेहतर उपायों को अपनाया जाना संभव हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस से है। इसे आप जीएस पेपर 1 में सामाजिक मुद्दों से भी जोड़कर देख सकते हैं। यह संदर्भित है मानव तस्करी रोधी विधेयक 2021 की आवश्यकता से। हमारे द्वारा 18 जुलाई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में मानव तस्करी रोधी विधेयक 2021 पर काफी व्यापक चर्चा की गई थी, जिसको आप देख सकते हैं और मानव तस्करी रोधी विधेयक की आवश्यकता के साथ ही उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी समझ सकते हैं। हाल के समय में ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक विचार किया जा रहा है। इसके संदर्भ में अनेक संस्थाओं द्वारा भी कार्य किया जा रहा है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ आंदोलन के साथ ही अन्य संस्थानों की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य रूप से बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा भारत में महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी को रोके जाने के संदर्भ में एक भारत यात्रा भी आयोजित की गई है, जिसके माध्यम से 12,000 किलोमीटर की पद यात्रा करने के साथ ही भारत में 12 लाख लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करने का प्रयास किया गया है।
भारत में इसी के परिणाम स्वरूप ये कहा जा रहा है कि 2021 में जो हमने मानव तस्करी रोधी बिल प्रस्तुत किया है वह भी इसी प्रकार की जागरूकता का ही परिणाम है, जिसके माध्यम से हम मानव तस्करी की समस्या का एक बेहतर निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से कोरोना के काल में तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विविध प्रकार के आंकड़े बता रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना के काल में मानव तस्करी में गंभीर रूप से बढ़ोतरी देखी गई है। विशेष रूप से इसका प्रभाव महिला और बच्चों पर पड़ा है, जिसको निवारित करने के लिए हमें कार्य करना होगा। विशेषज्ञों का यह कहना है कि जब बात आती है मानव तस्करी की, तो यह केवल और केवल मानव तस्करी से जुड़ा विषय नहीं है, अपितु इसका संबंध अर्थव्यवस्था से भी है, क्योंकि मानव तस्करी एक समानांतर अर्थव्यवस्था का विकास करती है, जिसके माध्यम से न केवल काले धन को बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही साथ यह विविध प्रकार की कुप्रथाओं जैसे कि बाल श्रम, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, जबरन भिक्षावृत्ति, नशीले पदार्थ संबंधी अपराध के साथ ही भ्रष्टाचार, आतंकवाद और इसी प्रकार के दूसरे गैर कानूनी व्यवसायों को भी बढ़ावा दे देता है। मानव तस्करी की इसी भयावहता के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इसकी भयावहता को समझा और इसी के अनुरूप कार्य करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में मानव तस्करी निवारण के संदर्भ में प्रयास किया गया है और 2021 का जो बिल प्रस्तुत किया गया है वह भी इस दिशा में एक बेहतर प्रयास है, जिसे हमें और सफल बनाए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें बात की गई है कोविड-19 के पर्यटन क्षेत्र पर प्रभाव के संदर्भ में। कोविड-19 का प्रभाव पर्यटन क्षेत्र पर सर्वाधिक भयावह रूप में देखा गया है, जिसको अब सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है और इसके संदर्भ में हाल ही में राज्यसभा में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के पर्यटन मंत्री ने इस तथ्य को सामने रखा है कि कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया था, उसके चलते अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 की अवधि में पर्यटन क्षेत्र में लगभग 21.5 मिलियन लोग रोजगार विहीन हो गए हैं। यानी लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को पर्यटन क्षेत्र में अपने रोजगार से विहीन होना पड़ा है, जो काफी चिंता का विषय है। हमें ये समझना होगा कि कोरोना से पहले 2019-20 में पर्यटन क्षेत्र में लगभग 3.4 करोड़ से अधिक लोग यानी 34 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा था, किंतु कोरोना के चलते इनमें से अधिकांश की नौकरी छूट गई है, जो काफी चिंता का विषय है। आंकड़ों के माध्यम से इस बात पे भी प्रकाश पड़ा है कि किस तरीके से कोविड-19 के चलते पर्यटन क्षेत्र द्वारा जो भारत की जीडीपी में योगदान किया जाता था, उसमें भी कमी देखी जा रही है। जैसे कि 2020-21 में पर्यटन के प्रत्यक्ष जीडीपी योगदान में अप्रैल से जून 2020 में 42.8% की गिरावट देखी गई है, जो जुलाई से सितंबर 2020 में घटकर 15.5% तक आई। अक्टूबर से दिसंबर में गिरावट 1.1% देखी गई। हालांकि कुल मिलाकर ये जो गिरावट है वह अनेक आंकड़ों के अनुसार 90% से ज्यादा है, जिसे हमें बेहतर करने के लिए प्रयासों को करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। यह संदर्भित है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से। कोविड-19 का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके संदर्भ में अभी हाल में ही स्वतः संज्ञान लिया गया और इसके आधार पर केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। इसके जवाब में बाल अधिकार संरक्षण पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि कोविड-19 के चलते लगभग 6,885 बच्चे अनाथ हो गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आंकड़े को सही नहीं माना गया और कहा गया कि आप इसके संदर्भ में फिर से आंकड़े प्रस्तुत करें। यही कारण है कि अब इसके संदर्भ में फिर से नवीन आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और इस रिपोर्ट को सामने लाया गया है कि किस प्रकार से कोरोना काल के चलते लगभग 75,000 बच्चों पर कोविड-19 का नकारात्मक प्रभाव देखा गया है और इसके चलते न केवल बच्चे अनाथ हुए हैं, अपितु उनको छोड़े जाने की स्थिति और तस्करी को भी बढ़ावा देखा गया है। यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्थापित किया है कि प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए पीएम केयर फंड का प्रयोग इसके संदर्भ में किया जाना चाहिए और सरकार ने इसके संदर्भ में जो पहले योजना घोषित की थी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, उसको बेहतर ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। जब
जब हम बात करते हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की, तो यह योजना कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। इसमें ऐसे बच्चे पात्र हैं जिन्होंने अपने दोनों माता पिता को खो दिया है, या फिर एक मात्र जीवित माता अथवा पिता को खो दिया है, या फिर वे कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता को कोविड-19 के कारण खो चुके हैं। ऐसे बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी, जिसके तहत उन बच्चों में प्रत्येक को पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। इस कोष का प्रयोग करके उनको 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्षों के लिए मासिक छात्रवृत्ति यानी वजीफा प्रदान किया जाएगा, और 23 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एक मुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी। यदि बच्चे की आयु कम है तो उसे स्कूली शिक्षा देने का प्रावधान किया जाएगा, जिसके तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के तौर पर प्रवेश दिया जाएगा, और 11 से 18 वर्ष के बच्चों को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिया जाएगा। योजना के अनुसार बच्चों को शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी, ताकि उनको उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जा सके। साथ ही साथ उनका आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी किया जाएगा, ताकि सभी बच्चों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त हो सके। यह उम्मीद की जा सकती है कि यदि इस योजना को हम बेहतर ढंग से लागू करते हैं तो कोविड-19 का नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर जिस प्रकार से पड़ा है उसको कम किए जाने के संदर्भ में हम काफी बेहतर प्रयासों को कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की। हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का भूमध्य सागर पार करके अवैध रूप से यूरोप जाने की घटना में वृद्धि देखी गई है। मुख्य रूप से यूरोप की तरफ ये जो गमन है वह 2010-11 के अरब स्प्रिंग के बाद देखा गया है। आपको याद रखना है कि जब हम बात करते हैं अरब स्प्रिंग की, तो ये एक ऐसी परिघटना को दर्शाता है जिसमें मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों में लोकतंत्र को लेकर विविध प्रकार के आंदोलन देखे गए, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से लीबिया, ट्यूनीशिया, मिस्र के साथ सीरिया आदि देशों पर पड़ा। इसके चलते लीबिया, ट्यूनीशिया, मिस्र आदि देशों में स्थितियां खराब भी हुई, और सीरिया में तो इसको लेकर गृह युद्ध भी छिड़ता देखा गया है। अरब स्प्रिंग के बाद जिस प्रकार से स्थितियां खराब हुई, उसी के चलते उत्तरी अफ्रीका के विभिन्न देशों और सीरिया आदि क्षेत्रों से भूमध्य सागर को पार करके लोगों का प्रवास देखा गया है यूरोप की तरफ, जिसमें हम मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट आदि के साथ ही सीरिया आदि क्षेत्रों से लोग नावों में भरकर अवैध तरीके से भूमध्य सागर पार करते हैं और यूरोप की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया चूंकि अवैध रूप से देखी जाती है, तो इस तरीके के भूमध्य सागरीय रूट को अपनाने के चलते कई लोगों की मृत्यु भी देखी गई है। इस प्रकार के भूमध्य सागरीय रूट को अपनाए जाने के संदर्भ में जो मृत्यु देखी गई है उसको संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संगठन, जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के रूप में जानते हैं, उसके द्वारा इसके संदर्भ में आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार भूमध्य सागर पार करते समय इस साल लगभग 970 लोगों की इससे मृत्यु देखी गई है, जिसमें अनेक महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनकी स्थिति को बेहतर किए जाने के संदर्भ में हमें कार्य करना होगा। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रवासी श्रमिकों के साथ सरकार और प्रवासियों को प्रवास से संबंधित सेवाएं और सलाह प्रदान करने के संदर्भ में कार्य करने वाली संस्था है। हम मूल रूप से इसकी स्थापना का आधार 1951 में देख सकते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध से विस्थापित लोगों को फिर से बसाने में मदद करने के लिए यूरोप में यूरोपीय प्रवासन के लिए अंतर सरकारी समिति के रूप में इसे स्थापित किया गया था। 2016 में आगे चलकर यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संगठन बन गया और वर्तमान में यानी
2021 तक इसमें 174 सदस्य राज्य शामिल हैं और 8 राज्य पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। यह मुख्य रूप से सभी के लाभ के लिए मानवीय और व्यवस्थित प्रवास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण संगठन है, जो सरकारी, अंतर सरकारी और गैर सरकारी भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करता है। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो संविधान है वह है प्रवास और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के मध्य जुड़ाव को देखता है। साथ ही साथ ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवागमन की स्वतंत्रता को भी महत्व देता है। मुख्य रूप से इसके द्वारा 4 व्यापक क्षेत्रों में कार्य किया जाता है, जिसमें प्रवासन और विकास, प्रवासन को सुगम बनाना, प्रवासन को विनियमित करना और जबरन प्रवास के संदर्भ में प्रयासों को करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसके द्वारा अन्य कार्य क्षेत्रों में भी कार्य किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कानून का प्रचार, इस पर नीतिगत बहस और मार्गदर्शन, प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा, प्रवासन का स्वास्थ्य और साथ ही साथ प्रवास के लैंगिक आयामों पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों का ध्यान केंद्रित करने के लिए इस संगठन की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत में शिक्षकों के कल्याण की बड़े पैमाने पर उपेक्षा की जाती है और महामारी ने उनकी स्थिति और खराब कर दी है। इस संदर्भ में शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के सुझावों के साथ साथ उनके सामने आने वाली कार्य परिस्थितियों का परीक्षण कीजिए। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, यूरोप में हाल ही में आई बाढ़ ने देशों के लिए प्रकृति के अनुकूल नीतियों और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील बाढ़ सुरक्षा उपायों को लागू करने की वैश्विक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है। चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप कोविड-19 भयावहता का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप कोविड-19 के निजी कॉलेजों में कार्यरत अध्यापकों पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करेंगे। इसके संदर्भ में आप कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और उदाहरण भी देंगे और नकारात्मक प्रभावों के निवारण के संदर्भ में कुछ सुझावों की भी चर्चा करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप यूरोप में आई हालिया बाढ़ का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में बाढ़ के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे। फिर आप भारत में बाढ़ प्रबंधन के संदर्भ में कुछ सुझावों को देंगे और इसमें प्रकृति अनुकूल और सतत बाढ़ सुरक्षा उपायों को स्पष्ट करेंगे। निष्कर्ष में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।